हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फ्रिक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। खिलाड़ी कटीलदार जूते या स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि आपने देखा होगा कि जो धावक या जो खिलाड़ी होते हैं उनके जूतों में स्पाइक्स या कांटे बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया है। अब जैसे कि जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो फ्रिक्शन है उसका फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदों में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, हम लिख पाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जब कई बार क्या होता है, जैसे आप चल रहे हैं, चलने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है। आप खेल रहे हैं, खेलते हैं तो आप भागते हैं, रुकते हैं, तो रुकने के लिए फ्रिक्शन की बहुत आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे जब आप स्पाइक्स वाले या कटीले जूते पहनते हैं और उससे पहनकर आप भागते हैं और फिर रुकते हैं, तो आपका रुकना काफी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके कटीले जूते होते हैं वो एक खुरदुरी सतह की तरह कार्य करते हैं और फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं, जिस कारण जो है आप जो है भागते दौड़ते या खेलते हुए एकदम से रुक पाते हैं, ठीक है। तो कटीले जूते खिलाड़ी क्यों पहनते हैं? ताकि फ्रिक्शन को बढ़ा सके और वो अच्छे से खेल पाए और खेलते हुए वो स्लिप ना हो या फिसले ना। तो आप यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो आप लिखेंगे, स्पोर्ट्समैन यूज shoes with spikes to increase the friction between shoes and the surface। क्या कहा गया है कि जो स्पोर्ट्समैन है वो क्या करते हैं, वो जूते पहनते हैं और जूतों में क्या लगे होते हैं, स्पाइक्स लगे होते हैं, ताकि फ्रिक्शन बढ़ सके, ठीक है, इसके बीच में, जूतों और सतह के बीच में। तो द शूज विद स्पाइक्स डू नॉट स्लिप while the sportsman run and play। तो क्या होता है कि जो जूते होते हैं जिसमें स्पाइक्स बने हैं, जो कटीले जूते हैं, वो स्लिप नहीं होते और जो स्पोर्ट्समैन है या धावक है वो भाग पाता है और खेल पाता है। खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं क्योंकि जूतों में लगे स्पाइक्स के कारण जूते जमीन के बीच घर्षण बढ़ जाता है, जो खिलाड़ी को भागते समय अच्छी पकड़ देता है, जिससे खिलाड़ी के फिसलने की संभावना कम हो जाती है और वह आसानी से और तेजी से दौड़ पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इकबाल हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स and Seema has to push a similar heavier box on the same floor। क्या कहा गया है कि जो इकबाल है उसे एक हल्के बॉक्स या हल्के डिब्बे या पेटी का को क्या करना है, पेटी को धकेलना है, और जो सीमा है उसे उसी प्रकार के एक भारी डब्बे को धकेलना है, और दोनों का फ्लोर क्या है, सेम। Who will have to apply a larger force and why। तो आपसे पूछा गया है कि किसको ज्यादा बल लगाना है और क्यों लगाना है। इकबाल को हल्की पेटी का धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? अब
यहाँ पे जब हम फ्रिक्शन के कारण पढ़ रहे थे, ठीक है, हमने घर्षण के कारण पढ़े थे, तो घर्षण के कारण में हमने क्या पढ़ा था कि घर्षण का एक सबसे बड़ा कारण है कि जो वस्तु है, वस्तु के कांटेक्ट में कैसी सतह, खुरदुरी सतह होगी तो ज्यादा घर्षण लगेगा, स्मूथ या चिकनी सतह होगी तो कम घर्षण लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो सतह है वो सेम है, फर्क किसका है, आपकी जो पेटी है उसके भार। हमने एक और चीज पढ़ी है कि मान लीजिए आपके पास एक मैट है, कोई दरी है, आप उसे क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हो। आपने क्या किया, उसका एक छोर पकड़ा और उसे खींचा, ठीक है, तो आपने खींचा और आप दूसरी जगह से ले जा पाए। अब क्या हुआ कि वही पे एक वही आपका मैट था, वही दरी थी, और मान लीजिए उसमें आपका दोस्त बैठा है। अब आप उसे खिसकाना चाहते हो, आपका दोस्त उसी में बैठा है और आप इसे क्या करना चाहते हो, खिसकाना चाहते हो। आप क्या कर रहे हो, इसे खींच रहे हो, तो आप ये देखते हो कि जब आपका दोस्त इस दरी पे बैठता है तो आपको खींचना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, यानी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले केस में तो सिर्फ आपके पास मैट थी या दरी थी, अब दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में मैट भी है, ठीक है, मैट का जो है आपका वेट भी है, प्लस आपके फ्रेंड का वेट भी है, ठीक है, आपके दोस्त का वेट भी है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेट हो रहा है। अब यहाँ पे खींचा तो क्या हो रहा है, आपको इसे खिसकाने में परेशानी हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये देखा था कि जब भी किसी भारी वस्तु को हम जो है मूव कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई भारी वस्तु किसी दूसरी सतह के कांटेक्ट में होती है तो उनके बीच में जो है इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जिस कारण क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है और जो है यहाँ पे हमें चीजों को खिसकाने में परेशानी होती है। यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे सीमा के पास जो पेटी है वो भारी है, भारी पेटी को जब खिसकाएंगे तो डिफिकल्टी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी, घर्षण बल अधिक हो जाएगा, जिस कारण पेटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्रॉब्लम होगी। वहीं एक बाल के केस में जो है फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जिस कारण वहां पे जो है ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा पेटिका को खिसकाने में। तो सेकंड केस में बल ज्यादा लगेगा क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, वेट के कारण फ्रिक्शन बढ़ जाता है और फ्रिक्शन फोर्स को जो है के विपरीत हमें बल लगाना होता है ताकि वस्तु गतिमान हो। अब हम आंसर के बारे में बात करते हैं। आंसर आपको कैसे लिखना है, A heavy object produces more friction, यानी एक भारी वस्तु क्या करती है, ज्यादा घर्षण बल उत्पन्न करती है। As it is pressed hard against the opposite surface, क्योंकि इसे हम किसी विपरीत सतह पर बहुत जोर से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, दबाते हैं। So सीमा will have to apply a larger force, इसलिए सीमा को ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्योंकि हल्की पेटिका की तुलना में भारी पेटिका फर्श पर ज्यादा बल लगाती है, इस कारण इसके विपरीत लगने वाले घर्षण अधिक होगा, परिणाम स्वरूप सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सर्पी घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से कम क्यों है। सर्पी घर्षण की बात करें तो सर्पी घर्षण कब लगता है, जब वस्तु मोशन में होती है या गतिमान होती है।
गतिमान वस्तु में ही सर्पी घर्षण लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये जानते हैं कि जो सर्पी घर्षण होता है इसको मेंटेन या किसी भी वस्तु को अगर आप मूव करना चाहते हो, गतिमान रखना चाहते हो, तो गतिमान वस्तु को गतिमान रखना काफी आसान होता है। वहीं अगर एक वस्तु स्थिर रहती है, रुकी रहती है, तो उस पे उसको मूव कराना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और यहाँ पे हमें जो घर्षण लग रहा है उसको पार पाना होता है। तो स्टैटिक जो फ्रिक्शन है या जो आपका स्थैतिक घर्षण है वो कब लगता है? जब वस्तु रुकी होती है। तो उसके विरुद्ध हम कार्य करेंगे, तो यानी वो ज्यादा है तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। वहीं सर्पी घर्षण के केस में वस्तु गतिमान होती है, मूव करती है, तो हमें क्या करना होता है कि जो फ्रिक्शन लग रहा है, जो घर्षण लग रहा है, उसके विपरीत हमें कार्य करना। तो यहाँ पे सर्पी घर्षण के केस में जो कि मोशन के कारण या गति के कारण लगती है, उसमें हमें कम बल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण। अब हम आंसर की बात करते हैं। आंसर आप कैसे लिखेंगे? द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। Because the sliding object get less time to interlock into the contact point on the floor. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी वस्तु गतिमान करती है या गति में होती है, ठीक है, गति कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है, तो बहुत कम टाइम मिलता है इंटरलॉकिंग के लिए। इंटरलॉकिंग के लिए कम टाइम मिलता है, इस कारण फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन कम होता है तो हम ज्यादा जो है कम मतलब कम बल में भी आपकी वस्तु चल पाती है। So it is somewhat easier to move on an object already in motion that to get it started. तो इसलिए कहा गया है कि इसलिए वस्तु को गतिमान रखना काफी आसान हो जाता है क्योंकि वो पहले से मोशन में। ठीक है, अगर रुकी है वस्तु तो क्या होता है? इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिस कारण घर्षण आपका बढ़ जाता है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन आपका ज्यादा होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि वस्तु के गतिशील होने पर वस्तु के पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को सतहों के संपर्क बिंदु के साथ घसने का पर्याप्त समय नहीं मिल सकता, जिससे लगने वाले घर्षण कम हो जाता है। इसके विपरीत वस्तु पर लगने वाले स्थैतिक घर्षण में वस्तु का पृष्ठ सतह से तुलनात्मक रूप से अच्छी पकड़ बना लेता है, जिसके कारण घर्षण का मान भी सर्पी घर्षण की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फोe। वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रिक्शन जो है, घर्षण जो है, ये हमारे लिए लाभदायक भी है, नुकसानदेह। इसी कारण हम इसे जो है फ्रेंड के रूप में भी समझ सकते हैं और एक जो है शत्रु के रूप में भी समझ सकते हैं। फ्रेंड या मित्र के रूप में इसकी पॉजिटिव या इनके लाभों के कारण, और इसके जो इसके क्या है नुकसान है, उसके कारण हम इसे शत्रु भी मान सकते हैं। अब फ्रेंड की तरह हम कैसे समझ सकते हैं?
हम घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। चलती ही वस्तु को रोकना भी घर्षण के कारण ही संभव होता है। हम लिख पाते हैं घर्षण के कारण, हम चीजों को पकड़ पाते हैं घर्षण के कारण। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके शत्रु होने की, तो यहाँ पर क्या होता है, घर्षण चीजों को डैमेज करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपके जूते या चप्पल होते हैं वो चल चलकर घर्षण के कारण घिस जाते हैं। इसी तरीके से जब आपकी मशीनों के पुर्जे आपस में टकराते हैं तो घर्षण के कारण वो खराब होते हैं और गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके इस तरीके से हम बता सकते हैं कि घर्षण किस प्रकार से आपका मित्र की तरह कार्य करता है और किस तरीके से आपके शत्रु की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब हम आंसर की बात करते हैं। आंसर आप लिखेंगे, some points are given below which shows that friction is both a friend and a foe। यानी निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि जो घर्षण है वो किस प्रकार से मित्र और शत्रु है। फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड, यानी घर्षण कैसा, मित्र के जैसे। इट allows us to grip and catch any object, यानी ये मदद करता है कि हम चीजों को पकड़ पाए, चीजों को कैच कर पाए। इट हेल्प्स टू वॉक कंफर्टेबली ऑन द फ्लोर, ये हमें चलने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द स्पीड और टू स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, ये जो है स्पीड को कम करने में, जो स्पीड होती है उसे कम करने में और चलती हुई वस्तु को रुकने में मदद करता है। इट हेल्प्स अस टू राइट, यानी ये हमें लिखने में मदद करता है। अब अगर हम इसको दुश्मन के तौर पर या शत्रु के तौर पर इसकी बात करें, इट कॉजेज वेयर एंड टेयर इन द ऑब्जेक्ट, यानी ये वस्तुओं को तोड़ने में या उसको खराब करने में मदद करता है या खराब करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका नुकसान हो गया। इट कॉजेज डैमेज टू द पार्ट ऑफ मशीन एंड टूल्स विच फर्दर रिक्वायर्स मनी टू गेट देम रिपेयर, यहाँ पे इसके डैमेज को, इसकी जो मशीन के पार्ट है उसे उसके जो है डैमेज, उसको डैमेज करता है। डैमेज करने के कारण यहाँ पे हमें पैसे लगाने पड़ते हैं ताकि हम मशीन के पुर्जे ठीक कर पाए। इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट सो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड, ये क्या करता है, ये वस्तु की जो चाल है उसे कम करता है और ठीक है, ताकि हमें ज्यादा बल लगाना पड़े। तो ये भी क्या है, इसका एक नुकसान है, यानी फ्रिक्शन के कारण ही हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है। इट प्रोड्यूसेस हर्डल इन मूविंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रीली, यानी ये जो है वस्तु को गतिमान कराने के लिए एक हर्डल की तरह कार्य करता है। घर्षण से होने वाले लाभ, घर्षण बल होने के कारण हम सतहों पर आसानी से चल पाते हैं। पेन के शीर्ष बिंदु और कागज के बीच घर्षण होने के कारण हम लिख पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम दीवार पर कील ठोक पाते हैं। घर्षण के नुकसान, घर्षण लगने का कारण जूतों के निचली सतह घिस जाती है। घर्षण के कारण मशीनों के विभिन्न भागों में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण ईंधन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, नोट करेंगे।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्फेरिकल शेप। वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो तरल में जो भी वस्तु गति करती है उसकी आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो आपकी नाव होती है, पनडुब्बी होती है, या आपके जो एरोप्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, उनके एक विशेष आकार होता है। अब ऐसा आकार क्यों दिया जाता है? जब भी कोई वस्तु तरल में गति करती है, फ्लूइड में चलती है, तो क्या होता है वहां पे, जब वो चल रही होती है तो उसकी गति के विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लगता है। ठीक है, जिसे आप ड्रैग कहते हैं। ठीक है, इसको कम करने के लिए जो है वस्तुओं को एक स्पेशल शेप दी जाती है ताकि फ्रिक्शन को कम कर सके, ताकि ईंधन का खर्चा कम हो, चीजें आसानी से आगे जा पाए। तो एक पर्टिकुलर शेप दी जाती है जिसे आप स्ट्रीमलाइन कहते हैं। यही कारण है कि आपकी जो पानी में चलने वाली, हवा में चलने वाली जो भी वस्तुएं हैं उनका एक प्रॉपर शेप होता है। अब आंसर की बात कर लेते हैं। द ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव अ स्पेशल शेप, यानी वो वस्तु जो कि फ्लूइड में चलती है उनका एक विशेष आकार या शेप होती है, टू ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम, ताकि उन पे लगने वाला जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, जो तरल घर्षण है, वो उसे ओवरकम कर सके, उसको पार पा सके। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, इसलिए एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन special shape having pointed from front with little broader middle portion which gets tapered at the back called streamline। इसलिए जो आपकी वस्तुएं होती है उन्हें एक प्रॉपर शेप दिया जाता है जहाँ पे आगे से वो पॉइंटेड होती है, बीच का पोर्शन चौड़ा होता है। ठीक है, जिसे आप स्ट्रीमलाइन कहते हैं। वस्तुएं जब किसी तरल में गति करती है तो वह उन पर घर्षण बल लगाता है। वस्तुओं को अपने ऊपर लगने वाले इस घर्षण से पार पाना होता है। क्योंकि वस्तुओं पर लगने वाला यह घर्षण उन वस्तुओं की आकृति पर निर्भर करता है, इसलिए तरल में गति करने वाली ऐसी वस्तुओं को विशेष आकार प्रदान की जाती है। उन्हें कुछ विशेष आकृति में इसलिए ढाल दिया जाता है ताकि घर्षण बल को कम से कम किया जा सके और वस्तुएं आसानी से तरल में गति कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है घर्षण, इसके कुछ प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया। आई होप आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है, जितने भी आज हमने जो प्रश्न डिस्कस किए हैं, इनको आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।